नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एके ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हमने भारत का भूगोल के अंतर्गत कल जो टॉपिक किया था पिछले वीडियो में, वो किए थे भारत के भौतिक प्रदेश। और भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हमने जो प्रथम भौतिक प्रदेश है उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, उससे संबंधित जो बात है उसको स्टार्ट की थी। तो हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, जिसके बारे में जो सामान्य बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए कि कहां है, तो हमने बेसिक जानकारियां जो है इकट्ठा की थी। जब बेसिक नॉलेज के बाद अब हम उससे संबंधित आगे हमारे कंपटीशन लाइन की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर बात करेंगे। तो उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश की हम सबसे पहले बात करें तो शॉर्टकट में अपने इसको बोलते हैं हिमालय। जबकि हिमालय जो है वो उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश में जरूर आता है, पर कुछ और क्षेत्र है जैसे ट्रांस हिमालय, वो भी उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। हम उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की जो समस्त स्थितियां हैं उनके बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे और साथ ही हम हिमालय का भी अध्ययन करेंगे। तो आपको अपने दिमाग में ये बेसिक बात रखनी है कि केवल यहां हिमालय के का ही जिक्र नहीं हो रहा, हिमालय के साथ साथ ट्रांस हिमालय का भी हम जिक्र करेंगे यहां पर, और साथ ही उसके बाद में हिमालय की हम तीनों जो श्रेणियां हैं उनका भी जिक्र यहां किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उत्पत्ति की। उत्पत्ति, तो उत्पत्ति युग की बात की जाए, जो अपने फैक्चुअल पर्सन है, फैक्ट हमें पता ही होने चाहिए साथ में। तो जो हिमालय की उत्पत्ति है वो मानी जाती है दोस्तों टर्शरी युग में। टर्शरी युग में, टर्शरी युग, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है टर्शरी युग। तो टर्शरी युग, अगर आप राजस्थान वाला वीडियो देखेंगे तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि चट्टानों की उत्पत्ति से संबंधित सबसे अंतिम जो चट्टानें हैं, जिनका जो सबसे नवीन चट्टानें हैं, सबसे नई चट्टानें हैं, वो बनी थी टर्शरी युग में। वो बात मैं यहां भी आपको रिपीट कर देता हूं, आपको थोड़ा बात जो है समझ में आ जाए। तो आप याद रखें उसको, आधा कवि गोद में, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। आधा कवि गोद में, और लास्ट में आपको याद रखना है ट। मैं इसको एक बार थोड़ा साफ करके लिख देता हूं। आधा कवि गोद में, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको, आपको दिख जाए। द कर दिया यहां, और मैं, और लास्ट में आपको याद रखना है एक्स्ट्रा से ट। ये लास्ट में जो लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं भी दिख रहा तो आप सुन लीजिए, ट याद रखना है। आधा कवि गोद में ट, बिल्कुल सिंपल है, आपको कोई याद करने में परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले दोस्तों बनी जो थी चट्टाने, वो है आर्कियन क्रम की चट्टाने। आर्कियन क्रम की चट्टाने, आर्कियन को ही दोस्तों चर्नियन भी कहा जाता है। चर्नियन क्रम की चट्टाने, ये चट्टाने जो हैं वो बेसिक रूप से गौण रूप से कहीं अरावली पर्वत की तलहटी में पाई जाती हैं। लगभग वर्तमान में इनका जो अंश अब दिखाई नहीं देता, ये लगभग 70 करोड़ वर्ष पूर्व की चट्टाने हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टाने, हमने ये बात की थी कि सबसे प्राचीन चट्टाने हैं ये आर्कियन क्रम की। आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद में उद्गम हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भारत में सबसे ज्यादा जो खनिज हैं वो इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का उदाहरण प्रायद्वीपीय पठार, अरावली और पूर्व में गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां मानी जाती है। तो अरावली जो है वो किसके अंतर्गत आती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आती है। और क्या पाया जाता है इसमें? सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। कौन से? धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के। सबसे ज्यादा पूछे तो धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद में हमने जो तीसरी बात की थी इसके संबंधित, वो हमने दोस्तों की थी
बेसिक रूप से कडप्पा क्रम की चट्टानें, कडप्पा क्रम की चट्टानें। ये कटप्पा नहीं है दोस्तों, ये कडप्पा है। आपको कटप्पा याद नहीं रखना है वो। तो कडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं दोस्तों, हमने इसमें पाया जाता है मार्बल। ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है एक पट्टी के रूप में, और इनमें सबसे ज्यादा प्रधानता किसकी है? मार्बल की इनमें सबसे ज्यादा प्रधानता है। उसके बाद में जो क्रम आता है वो आता है दोस्तों विंध्यन क्रम की चट्टानों का। विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानों में दोस्तों आपको याद रखना है सबसे ज्यादा पाया जाता है बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। और यहां मैं आपको बता दूं कि जो ये बलुआ पत्थर पट्टी है भारत में, ये पाई जाती है दोस्तों सासाराम बिहार से लेकर बेगू चित्तौड़गढ़ तक। सासाराम बिहार से लेकर बेगू चित्तौड़गढ़ के मध्य बलुआ पत्थर पट्टी जो है वो पाई जाती है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो चट्टाने हैं दोस्तों वो है गोडवाड़ा चट्टाने। गोडवाड़ा, गोडवाड़ा या दोस्तों गोडवाड़ा चट्टाने। ये गोडवाड़ा वो गोडवाड़ा नहीं है जिसका बात हम वैगनर के सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं, जिसमें हम जो स्थल पुंज था उस स्थल पुंज के दक्षिणी भाग को हमने नाम दिया था गोडवाड़ा लैंड। वो पेंचिया का दक्षिणी भाग है, जबकि इन चट्टानों का नाम क्या है? गोडवाड़ा चट्टाने। और ये जो गोडवाड़ा क्रम की जो चट्टाने हैं इनमें सबसे ज्यादा दोस्तों याद रखें आप, पाया जाता है कोयला। सबसे ज्यादा पाया जाता है कोयला पाया जाता है। तो राजस्थान में भी कोयला वगैरह मिला है, तो यानी किस प्रकार क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? ये गोडवाड़ा क्रम की चट्टानों में। उसके बाद में आप याद रखें 10 है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप जो है दोस्तों ये मुख्यतः ज्वालामुखी निर्मित है और इसमें काली मिट्टी की प्रधानता होती है, और जो चट्टानें पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं दोस्तों बेसाल्ट चट्टानें। जैसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश दक्कन ट्रैप चट्टानों के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें जो मे है, मे साइलेंट है दोस्तों, इसका कोई अर्थ नहीं है। और टय जो है, टय का याद रखें आप दोस्तों, टय से आपको याद रखना है टर्सरी क्रम की चट्टानें। टर्सरी क्रम की चट्टानें। और टर्सरी क्रम की चट्टानें जो है दोस्तों ये सबसे नवीनतम चट्टानें हैं, और इनमें पाया जाता है प्राकृतिक तेल व गैस। प्राकृतिक या जगह अभाव है, आप सुन लीजिए, प्राकृतिक तेल और गैस पाया जाता है किन चट्टानों में? टर्सरी क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो जो चट्टानों का उत्पत्ति क्रम है उसमें सबसे अंतिम चट्टानें कौन सी हैं? टर्सरी क्रम की चट्टानें। और मैंने आपको उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश में उत्पत्ति युग कौन सा लिखा है? टर्सरी क्रम के समय इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। अर्थात जो उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश हिमालय है वह विश्व की सबसे नवीनतम संरचना या नवीनतम पर्वतमाला मानी जाती है, क्योंकि उसका जो निर्माण है वो सबसे अंतिम बनी चट्टानों से हुआ है। तो नेक्स्ट हम इसकी विशेषता करते हैं, क्या है? तो इसकी विशेषता है हिमालय विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। नवीनतम कैसी? वलित पर्वतमाला है। नवीनतम वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला है। अब ये पर्वतमाला क्यों है? ये पहाड़ी क्यों नहीं है? पहाड़ क्यों नहीं है? ये मैंने आपको कल क्लियर किया था कि पर्वतमाला इसलिए है क्योंकि इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 2700 मीटर से अधिक है, और 2700 मीटर से अधिक का जो क्षेत्र होता है या चोटी होती है उसे पर्वत कहते हैं। इसीलिए पर्वतों की यह एक श्रृंखला है, इसीलिए यह एक पर्वतमाला है। तो हिमालय उत्तर भारत के उत्तर से पूर्व की ओर फैला है, यानी इस तरह फैला हुआ है, उत्तर से पूर्व की ओर फैला हुआ है। मैंने आपको कल बताया कि विश्व में जो भी लंबे श्रृंखला की जो पर्वतमालाएं हैं वो सभी पर्वतमालाएं
उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, जबकि अगर हम बात करें हिमालय की तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है इस तरह। तो उस आधार पर देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर फैली विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ये हिमालय है। पश्चिम से, आप याद रखें किस तरह से, पश्चिम से पूर्व की ओर फैली विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी है। और सामान्य आधार पर बात करें कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, जो दक्षिण अमेरिका में है, जिसपे हम कल चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करें कि इसमें चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं। चट्टानें, तो अगर हम बात करें चट्टानों की दोस्तों, तो जो चट्टानें हैं वो इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। एक तो इसमें प्रधानता है ग्रेनाइट चट्टानों की, और दूसरी इसमें प्रधानता है नीस चट्टानों की। जो ग्रेनाइट और नीस है दोस्तों, ये क्वार्टजाइट चट्टानों के ही भाग होते हैं। क्वार्टजाइट चट्टानों में 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, जिनमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट चट्टानें। यहां हम बात करें हिमालय क्षेत्र में मुख्य चट्टानें कौन सी हैं, तो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा पाया जाता है ग्रेनाइट, और दूसरी किसकी प्रधानता है? नीस चट्टानों की प्रधानता है। तो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की प्रधानता है इसके अंतर्गत, ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद हम बात करें इसकी लंबाई की। लंबाई, तो हमने कल बात की थी कि जो लंबाई है लगभग कितनी फैली हुई है, तो लगभग 2400 किलोमीटर। कितनी है लंबाई इसकी? तो 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर में फैली हुई है। अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की, चौड़ाई, तो अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई जो है इसकी, वो अगर पश्चिम की तरफ देखें तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई लगभग हम बात करें 400 से 450 किलोमीटर तक है। अर्थात इस जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 400 से 450, जबकि यह चौड़ाई पूर्व की ओर जाते समय घटती जाती है। इस तरह पूर्व की ओर जाते समय घटती जाएगी। अगर हम बात करें पूर्वी इसकी चौड़ाई की, तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की तरफ इसकी चौड़ाई कम होती है। कितनी है वहां? तो लगभग वहां 100 से 150 किलोमीटर, 100 से 150 किलोमीटर चौड़ा है। इस आधार पर यह जो है एक किसके सादृश्य आकृति हो गई? एक तलवार के सादृश्य आकृति हो गई। अगर इसमें हत्ता लगा दें हम तो ये एक तलवार बन जाती है। तो आपसे हिमालय की आकृति पूछे तो हिमालय की जो आकृति है वो किसके सादृश्य है? तलवार के समान, तलवार के समान भारत के उत्तर पूर्व से, उत्तर से पूर्व की ओर फैला हुआ है। अगर विश्व संदर्भ में देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। इतनी बात आप यहां समझिए। अगर भारतीय दिशा की बात कर रहे हैं तो किस दिशा में है? भारत के उत्तर पूर्व दिशा में फैला है, उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। ये सामान्य बातें इसके बारे में आपने देखी। अब हम बात कर रहे हैं हिमालय या उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के वर्गीकरण की। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसका वर्गीकरण। हिमालय का वर्गीकरण। आप इस हिमालय को उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के तौर पर ही देखें। अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो मैंने आपको कल 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण बताया था। आप पहले इस बात को समझें, फिर हम इसके वर्गीकरण से संबंधित बात करेंगे। पहला हमने बात की थी कि जो सबसे पहले बना वो है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। और जो नवीन हिमालय बना था उसकी 3 श्रेणियां हैं। दूसरे मैं यहां लिख देता हूं नवीन हिमालय। जो बाद में बना है वो नवीन है, और जो पहले बना है वो क्या है? पुराना है। तो जो श्रृंखलाएं हैं हिमालय की, जो श्रेणियां हैं, वो तीनों श्रेणियां एक साथ बनी, जिन्हें नवीन श्रेणियां कहा जाता है। इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं? तो उसके अंतर्गत एक तो है सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च को ही कहते हैं दोस्तों महान हिमालय।
महान को ही कहते हैं दोस्तों आंतरिक हिमालय। सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय। हम जब मैप में इसको करेंगे तो आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। जो दूसरी श्रेणी है वो है मध्य हिमालय। मध्य को ही दोस्तों कहते हैं लघु हिमालय। और जो तीसरी इसकी श्रेणी है जिसे हम कहते हैं शिवालिक हिमालय, और दोस्तों शिवालिक को ही कहा जाता है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय, तो शिवालिक और बाह्य हिमालय। अब दोस्तों ट्रांस हिमालय हमने हिमालय से या उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश से अलग क्यों किया उसके बारे में बता दें कि ट्रांस हिमालय इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पूर्व हो चुका है, पूर्व हो चुका था। अर्थात यह हिमालय की उत्पत्ति से पहले का है। तो इसका मतलब हिमालय से पहले का है तो हिमालय से पुराना है। तो इसीलिए ट्रांस हिमालय को हमने हिमालय की श्रेणियों से क्या कर दिया, अलग। अब देखो बात आपसे पूछी जाए कि उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत कितने भाग आते हैं, तो उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश में 4 भाग आते हैं। ट्रांस हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। दूसरा प्रश्न यहां पूछा जाए कि हिमालय की श्रेणियां कितनी हैं, तो हिमालय की श्रेणियां सिर्फ 3 हैं। हिमालय की श्रेणियां कितनी हैं, 3, क्योंकि ट्रांस हिमालय हिमालय की श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण उत्पत्ति इससे पूर्व हो चुकी है। पढ़ हम इसको इसी में रहे हैं क्योंकि यह उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश में आता है। तो आप अपने दिमाग में पहले एक स्ट्रक्चर यह बनाइए कि हम उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश पढ़ रहे हैं, वहां केवल और केवल हिमालय नहीं पढ़ रहे, हिमालय के साथ में हम ट्रांस हिमालय को भी पढ़ रहे हैं। यह भी उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो हमने बात की हिमालय की श्रेणियां कितनी हैं, तो हिमालय की श्रेणियां हैं 3, सर्वोच्च हिमालय, नंबर 2 मध्य लघु हिमालय और नंबर 3 शिवालिक हिमालय। अब ट्रांस हिमालय पुराना है तो कौन सा नया है, सबसे नवीन है ये 3 श्रेणियां, और इनमें सबसे नवीन है शिवालिक श्रेणी। हिमालय जो है उसका निर्माण दोस्तों आज भी जारी है, आज भी हिमालय का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए हिमालय को विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला कहा जाता है। अब हिमालय जो है वो कालांतर में कहा जाता है कि वर्तमान ये जो क्षेत्र है यहां पर प्राचीन समय में हिमालय का गर्भगृह क्या था, कहां स्थित था, तो टेथिस महासागर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। टेथिस महासागर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। आप राजस्थान जीके के अंतर्गत पढ़ते हैं कि टेथिस से थार क्षेत्र की जो झीलें हैं, मरुस्थल हैं, उनका निर्माण हुआ है खारे क्षेत्र का। उसी प्रकार हिमालय का आपसे पूछे गर्भगृह क्या है, टेथिस महासागर। इसकी उत्पत्ति किससे हुई, टेथिस महासागर से इसकी उत्पत्ति हुई। टेथिस महासागर के अंतर्गत जो गाद जमा थी वह गाद कालांतर में जमा हुई और इस गाद के अंदर गति हुई अभिसारी गति। अभिसारी गति तो जो अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का अपने एक टॉपिक है सेल चट्टाने, उसके अंतर्गत हम 3 गतियां पढ़ेंगे, अपसारी, अभिसारी और तीसरी विवर्तनिक, जो पैरेलल चलती है एक दूसरे के चट्टाने। अभिसारी गति में क्या होती हैं, 2 चट्टाने एक दूसरे के प्रति आकर्षण रखती हैं और एक दूसरे के नजदीक आती हैं। इस कारण से क्या है कि जो मध्य का क्षेत्र है वो दबाव पड़ने के कारण ऊपर उठ गया। तो इस कारण जो टेथिस महासागर की गाद थी वह ऊपर उठ गई और किसका निर्माण हुआ कालांतर में, धीरे धीरे समय के साथ में हिमालय का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार आप समझे हिमालय का गर्भगृह किसे कहते हैं, गर्भगृह। तो हिमालय का गर्भगृह कहते हैं दोस्तों टेथिस महासागर को कहते हैं। किस गति के कारण निर्माण हुआ, अभिसारी गति। इसको अभिसरण भी कहा जाता है दोस्तों, अभिसरण भी कहा जाता है। तो अभिसरण या अभिसारी गति के कारण निर्माण हुआ है इसका। हिमालय के वर्गीकरण में हम 2 प्रकार का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय और फिर नवीन हिमालय। नवीन हिमालय में हिमालय की श्रेणियां पढ़ेंगे, सर्वोच्च, मध्य और लघु। यहां तक आपको बात क्लियर है तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा और मैं आगे चलता हूं। अब हम हिमालय का जो फर्स्ट पार्ट है उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, तो आप हेडिंग अब डालेंगे उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश का मैं फर्स्ट भाग आपको करवाने जा रहा हूं ट्रांस हिमालय। ट्रांस
हिमालय। ट्रांस हिमालय को करने से पहले आप इसको मैप में समझिए क्या है ये। तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करता हूं। ये आप मानिए कि ये क्या है, भारत। इस भारत के अंतर्गत जो तिब्बत और उसके साथ वाला जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, तिब्बत और जम्मू कश्मीर, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है दोस्तों ट्रांस हिमालय। तिब्बत और जम्मू कश्मीर का ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय को ही कहते हैं पार हिमालय। पार हिमालय, पार हिमालय मतलब हिमालय के पार। हिमालय तो अभी नीचे है, हिमालय के क्या है, पार है, तो इसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है या पार हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय जो है दोस्तों इसकी 3 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की है 3 श्रेणियां। आपको याद करने में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको शब्द याद रखना है कालजा। कालजा तो जानते ही हो, यहां होता है कलेजा बोलते हैं जिसको, तो अपने सीधा सिंपल भाषा में उसको बोल देते हैं कालजा। तो कालजा याद रखना है आपको कि तेरा कालजा काम कर रहा है कि नहीं। तो कालजा जो है इससे आप याद रखें, सबसे पहली जो इसकी श्रेणी है वो है दोस्तों काराकोरम। यहां से आपके परीक्षा की दृष्टि से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा गौर से देखें। काराकोरम श्रेणी। दूसरी श्रेणी आती है काराकोरम के दक्षिण में, वो आती है दोस्तों लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में आती है तीसरी जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। तो अब यहां प्रश्न बना कि जो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ये किसकी श्रेणियां हैं? तो ये हैं ट्रांस हिमालय के भाग हैं, ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। इसके अंतर्गत जो चौथी होगी वो इसकी श्रेणी नहीं होगी। तो ये प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा इसका भाग नहीं है। तो इसके अलावा पीर पंजाल, धौलाधार हम पढ़ेंगे तो वो इसके अंतर्गत नहीं आती। इसमें कौन सी आती है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के निर्माण से पूर्व हुआ, ये उससे प्राचीन है। ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आप ध्यान रखें। परीक्षा करते समय आपसे पूछे हिमालय की श्रेणियां कितनी हैं, तो हिमालय की श्रेणियां सिर्फ 3 है। जबकि आपसे पूछे उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय और फिर हिमालय की आप 3 श्रेणियां इस तरह। अब आप ध्यान रखें, सबसे पहले मैं इन्हीं श्रेणियों को लेकर प्रश्न बनाने स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम श्रेणी की, जो है हमारी काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। पहला प्रश्न तो बेसिकली बन गया कि आपसे पूछे कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है। तो सबसे पहले कौन सा आ गया? तो हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है वो है काराकोरम। सबसे उत्तरी श्रेणी, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी है। दूसरा प्रश्न आप समझिए कि भारत की, या हम कहें ट्रांस हिमालय की बात कर लेते हैं पहले। ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? तो ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है वो कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। इस ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां, इन तीनों में सबसे लंबी कौन सी है? काराकोरम। इसीलिए मैंने काराकोरम को सबसे लंबा बनाया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे बात को। तो सबसे लंबी श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। इसके बाद हम बात करें इस का फैलाव कहां है, कहां फैली हुई है? तो फैला कहां है, मैं लिख देता हूं तिब्बत। कहां फैला है? तिब्बत। और तिब्बत के साथ में भारत में कहां? तो भारत में जम्मू कश्मीर में। तिब्बत के साथ भारत में कहां पर? जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है। इस काराकोरम श्रेणी जो है, इसके अंतर्गत बात करें हम काराकोरम दर्रा, इसके अंदर क्या बना हुआ है? काराकोरम दर्रा। हालांकि हम दर्रों की बात एक्स्ट्रा से एक वीडियो में करेंगे जिसमें हम हिमालय के संपूर्ण दर्रों का अध्ययन करेंगे।
यहां मैं आपको बेसिकली इसके साथ ही बता देता हूं, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा 5654 मीटर ऊंचा है, 5654 मीटर ऊंचा है। इस काराकोरम के दक्षिण में, यानी इस काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में, मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूं इसको, ये वाला एरिया जो मैंने आपको बनाया है, ये वाला एरिया, यहां मैंने देखो दोस्तों बनाया है कि काराकोरम श्रेणी और इस लद्दाख श्रेणी के बीच में बनाया है। तो ये क्या है दोस्तों? तो ये फैला हुआ है काराकोरम श्रेणी के जो दक्षिण है, दक्षिण में फैला है लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। और लद्दाख का जो पठार है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार। ऊंचा पठार है तो आप ऊंचाई भी पूछ लेंगे। ऊंचाई इन पर वैसे बेसिकली प्रश्न नहीं आता, मैं आपको बता देता हूं, आप इसकी ऊंचाई याद रखें, 4800 मीटर, 4800 मीटर ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार, 4800 मीटर ऊंचा है। कहां स्थित है? काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में और लद्दाख श्रेणी के उत्तर में। इस प्रकार के आजकल प्रश्न जो है वो बनते हैं। इस काराकोरम श्रेणी के पूर्व में यहां पर दोस्तों एक झील बनी है, ये यहां मैं एक झील बना रहा हूं, इस झील का नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील कहां पर है? ये तिब्बत में पड़ती है, काराकोरम श्रेणी के पूर्व में पड़ती है। तो मानसरोवर झील यहां स्थित है। इस मानसरोवर झील से बाद में हम नदियों का उद्गम करेंगे। सिंधु नदी, सतलज और ब्रह्मपुत्र इसी झील से निकलती है। और यहां से जो नदी है वो उद्गम किसका होता है? नुब्रा। जो यहां से नदी द्वारा बनाई गई घाटी है उसको बोलते हैं दोस्तों नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी। तो नुब्रा घाटी कहां स्थित है? काराकोरम और लद्दाख के मध्य में स्थित है नुब्रा घाटी। इस नुब्रा घाटी के अंदर हमारा एक क्षेत्र स्थित है, जो कौन से हैं? नुब्रा घाटी के अंतर्गत कौन सा है? तो यहां एक फेमस क्षेत्र है जिसका नाम है दोस्तों सियाचिन, सियाचिन, जिस पर आपने बहुत बार नाम जिसका सुना होगा। तो सियाचिन क्या है दोस्तों? सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। और यह सियाचिन कहां पर है? तो यह सियाचिन दोस्तों इस काराकोरम के पास में नुब्रा घाटी में स्थित है। कहां पर है? तो आप इसको याद रखें, नुब्रा घाटी के अंदर सियाचिन स्थित है। यह एक ग्लेशियर है, अन्य कुछ ग्लेशियर हैं, उनके भी मैं नाम ऊपर लिख देता हूं, आप देख लेना। तो एक तो खुद हो गया सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है दोस्तों? बर्फ के पहाड़ होते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, वाल्टोरो, बियाफो, बियाफो, बतूरा, हिस्पर। अगर आपको इनका नाम देके पूछे कि भेड़ की नस्ल है, बकरी है, आभूषण है, गीत है, क्या है, तो आपको क्या बताना है इसके बारे में कि ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले ग्लेशियर हैं। सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, बतूरा, हिस्पर, तो ये यहां पाए जाते हैं। तो हमने इसके अंतर्गत क्या पढ़ा काराकोरम में? कि काराकोरम भारत की सबसे ऊंची श्रेणी है, सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसके दक्षिण में लद्दाख का पठार है, पूर्व में मानसरोवर झील है, पास ही नुब्रा नदी घाटी है, जिस नुब्रा क्षेत्र के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मैंने आपको बता दी 4800 के करीब है। ये यहां पाए जाने वाले ग्लेशियर हैं सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, बतूरा, हिस्पर। हिमालय से उत्तर में स्थित होने के कारण यह क्षेत्र बिल्कुल शुष्क पाया जाता है। इसीलिए जो लद्दाख क्षेत्र है, इस लद्दाख को शुष्क मरुस्थल या सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल या याद रखें सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है।
भारत में सबसे कम वर्षा इसी लेह लद्दाख क्षेत्र में होती है, जैसलमेर से भी कम। जैसलमेर में होती है 10 सेंटीमीटर वर्षा, जबकि लेह लद्दाख में 9.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला आपसे स्थान जगह पूछे तो लद्दाख सबसे कम वर्षा होती है 9.5। उसके बाद में दूसरी कम वर्षा होती है जैसलमेर के अंदर। तो दोस्तों हमने इस बात को यहां तक समझा। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इस चैनल में अगर आपको कुछ खास बात लगे तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मैंने देखा है दोस्तों कि बहुत से लोग लाइक नहीं करते, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, लाइक करने में आपके हाथ थोड़ी थकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें और इसको अपने दोस्तों में, परिचितों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।